नमस्कार। महापुरुषों का कहना है कि कविता हमें बेहतर इंसान बनने में सहायता करती है। इसलिए ये जरूरी लगता है कि कविता सब तक पहुंचे, सब कविता को जानें और समझें। विशेष रूप से हमारी युवा होती पीढ़ी अर्थात किशोर बच्चे कविता से निकटता बनाएं तो एक बेहतर समाज के निर्माण में उनकी भूमिका सार्थक हो सकती है। किंतु ऐसा तभी संभव है जब हम ये जान लें कि कविता है क्या। कविता का एक छोर जहां कल्पना को आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखता है, वहीं जीवन का यथार्थ कविता को धरातल पर लाकर खड़ा कर देता है। यही अंतर्विरोध ही कविता का जनक है। कविता का भाव जगत छात्रों के लिए हमेशा से जिज्ञासा का कारण बनता रहा है। इस श्रृंखला के कार्यक्रमों में उनकी इन्हीं जिज्ञासाओं का उत्तर खोजने का प्रयास किया गया है। साथियों नमस्कार। कवि और कविता श्रृंखला के अंतर्गत आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं उत्तर छायावादी कवि हरिवंश राय बच्चन और उनकी कविता अग्निपथ पर आधारित यह कार्यक्रम। बच्चन की यह कविता अग्निपथ एनसीईआरटी की कक्षा 9 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 1 में संकलित है। कविता से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर जितेंद्र श्रीवास्तव। डॉक्टर जितेंद्र श्रीवास्तव इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली में रजिस्ट्रार और प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। भाषा साहित्य शिक्षण की दुनिया में उनका विशिष्ट नाम है। वह स्वयं कवि भी हैं। उनसे बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर राजेश पासवान। डॉक्टर राजेश पासवान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा केंद्र में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। भाषा साहित्य और शिक्षण की दुनिया में महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। आइए देखते हैं उनकी बातचीत। नमस्कार साथियों, कवि और कविता श्रृंखला के तहत आज हम चर्चा कर रहे हैं हरिवंश राय बच्चन की कविता अग्निपथ पर। इस चर्चा करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव। नमस्कार आपका। तो अग्निपथ कविता के कवि हरिवंश राय बच्चन जी का परिचय मैं देने का अनुरोध करूँगा डॉक्टर साहब। हरिवंश राय बच्चन छायावादोत्तर हिंदी कविता के एक अत्यंत महत्वपूर्ण कवि हैं। उनका सामान्य परिचय भी जानना जरूरी है। इलाहाबाद में उनका जन्म हुआ, वहीं पर उनका जो भी अध्ययन अध्यापन का दौर शुरू हुआ, वहीं उनकी पढ़ाई हुई। पीएचडी उन्होंने इंग्लैंड से की और आरंभ उन्होंने कविताओं से ही किया। बाद में गद्य भी लिखा उन्होंने। मधुशाला के लिए विशेष रूप से बच्चन जी चर्चित हैं। उस मधुशाला के ही क्रम में उन्होंने एक तरह से मधु केंद्रित बहुत सारी कविताएं लिखीं। बहुत सारे उसकी लोकप्रियता भी उनको उन कविताओं से मिली। लेकिन सिर्फ मधुशाला या उसी ढंग की कविताएं नहीं लिखीं बच्चन जी ने। बच्चन जी ने इनसे इतर भी बहुत सारी कविताएं लिखीं। ऐसी कविताएं लिखीं जिन्होंने एक नए ट्रेंड को जन्म दिया। छायावाद की कविता में अलौकिक प्रेम व्याप्त है। बच्चन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है, सबसे बड़ा योगदान यह है कि उन्होंने छायावाद की अलौकिक कविता को लौकिक बनाया। इस तरह लौकिक बनाया कि लगे कि यह मनुष्यों के बीच में ही चलने वाला कार्य व्यापार है। कोई और नहीं है जिसको संबोधित है यह कविता। जब वे कहते हैं कि इस पार प्रिय तुम हो मधु है, उस पार न जाने क्या होगा, या इसीलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो, तो उन्हें किसी और सहारे की ज़रूरत नहीं महसूस होती है। कहना यह है कि बच्चन ने कविता का वह मार्ग बनाया जिस पर आगे चल कर के बहुत श्रेष्ठ कविताएं लिखी गईं। उर्वशी जैसा महाकाव्य संभव ही नहीं होता यदि अलौकिक पथ को लौकिक नहीं बनाया जाता।
उनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं मधुशाला, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, मिलन यामिनी, आरती और अंगारे, टूटती चट्टानें, रूप तरंगिणी। इसके अलावा उनकी आत्मकथा के 4 खंड प्रकाशित हैं। और आत्मकथाओं का मैं नाम बताऊं उसके पहले यह बताना जरूरी है कि न सिर्फ विशिष्ट गद्य के कारण बल्कि ईमानदारी के कारण भी उनकी आत्मकथाओं की पर्याप्त चर्चा होती रही है। वे अच्छी आत्मकथाओं के उदाहरण के रूप में जाने और पढ़े जाते हैं। पहला खंड था क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा खंड था नीड़ का निर्माण, फिर तीसरा खंड था बसेरे से दूर, और चौथा खंड 10 द्वार से सोपान तक। मैं थोड़ा सा बस बताऊंगा कि इसी क्रम में जो ये कविता है अग्निपथ, यह भी जीवन के बारे में बताती है। और ये जो 4 खंड हैं बच्चन की आत्मकथा के, ये भी उनके जीवन के 4 पड़ावों की तरह है। पहला खंड वह है जिसमें उनके जन्म से लेकर उनकी पढ़ाई लिखाई तक का मामला है, सारी चीज़ें हैं। पहले विवाह का प्रसंग है, श्यामा जी जो उनकी पहली पत्नी थीं जिनका निधन हो गया था बहुत कम उम्र में, उस सब सारे प्रसंग क्या भूलूं क्या याद करूं में आए हैं। जो नीड़ का निर्माण फिर है जब तेजी जी से उनका दूसरा विवाह हुआ, फिर परिवार बसाया, उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाना शुरू किया और जीवन उनका आगे बढ़ा। फिर जब वो पीएचडी करने के लिए लंदन गए, वहाँ पर का जो जीवन है, जो प्रसंग है, वह बसेरे से दूर में अंकित है। और उसके बाद का सारा जीवन जो है 10 द्वार से सोपान तक है। यह 10 द्वार से सोपान उनके 2 घरों के नाम हैं। इलाहाबाद में जो उनका घर था उसका नाम था 10 द्वार, और जो दिल्ली में उनका घर था उसका नाम सोपान था। मैंने प्रसंग बस यह इसलिए बताया कि अग्निपथ एक ऐसी कविता है जो जीवन संघर्ष के बारे में बात करती है, जो मनुष्य को जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अग्रसर होने के लिए प्रेरित करती है। बच्चन के जीवन के ये 4 खंड बहुत ईमानदारी से जो रखे गए हैं, यह सबको जानना चाहिए, अवश्य जानना चाहिए। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने विस्तार से उनके जीवन क्रम और साहित्य की विविध रचनाओं के बारे में बताया। मैं निवेदन करूंगा इस कविता का सस्वर पाठ भी यदि डॉक्टर साहब करें तो इस छात्रों के लिए अधिक उपयोगी होगा। अब मैं पूरी कविता का पाठ करता हूँ। शीर्षक है अग्निपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हों भले खड़े, हों घने हों बड़े, एक पत्र छाह भी मांग मत मांग मत मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। इस कविता के संदर्भ के बारे में और इस कविता के संदेश के बारे में डॉक्टर साहब जरा विस्तार से बताएंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब। संदर्भ पर बात करें उसके पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि बच्चन जी, जैसा कि अभी मैं आरंभ में निवेदन कर रहा था कि बच्चन जी को अमूमन लोग मधुशाला से जोड़कर देखते हैं। 1-2 कविताएं जिनको मैंने उनके परिचय के संदर्भ में इस्तेमाल किया, प्रयोग किया, वे भी उनकी चर्चित कविताएं हैं। अग्निपथ उस तरह से उनकी चर्चित कविता उनके जीवन में नहीं रही। यह चर्चित हुई उनके पुत्र और यशस्वी कलाकार भारतीय सिनेमा के श्री अमिताभ बच्चन द्वारा बार बार इसका पाठ किए जाने से। उन्होंने तमाम समारोहों में इस कविता का पाठ किया और अक्सर वे कहते थे कि जब भी जीवन में संकट आता था, जब भी कोई अवरोध आता था, तो बाबूजी यानी कि श्री हरिवंश राय बच्चन जी इस कविता का पाठ करते थे और प्रेरणा देते थे कि जीवन को बराबर एक संघर्ष पथ की तरह देखना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि यहाँ आराम ही आराम होगा या अगले पड़ाव पर ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। आपको अनवरत संघर्ष करना होता है। प्रसंगवश याद करना जरूरी है कि इसी नाम की एक फिल्म भी बनी जिसमें अमिताभ जी ने अभिनय किया। उस फिल्म में भी इस कविता का प्रयोग किया गया है और लोकप्रिय ढंग से ही सही, लेकिन जो कविता का निहितार्थ है वो उस फिल्म में भी दिखाई देता है कि यदि आप संघर्ष करेंगे, यदि आप
जीवन को कोई आराम कुर्सी नहीं मानेंगे, यदि आप जीवन को सिर्फ यह नहीं मान लेंगे कि यह मिल गया है तो मिल गया है, बल्कि यह मानेंगे कि यह जीवन तो है लेकिन इसका निर्माण, पुनर्निर्माण और फिर निर्माण आप ही के हाथ में है। आप बार बार अपने जीवन को सजा सकते हैं, संवार सकते हैं और कई भांति से उसका उज्जवल पक्ष निर्मित कर सकते हैं। तो ये कविता काम आती है, बार बार लोगों के काम आती है और इस दृष्टि से ये कविता बहुत महत्वपूर्ण है। और एक तरह से देखें तो यह इसका बड़ा संदर्भ है भारत जैसे देश में, जहाँ वंचितों की एक बड़ी संख्या है, तमाम तरह की वंचनाएं हैं भारत जैसे देश में, और ऐसे लोग हैं जिन्हें अन्यान्य कारणों से कह दिया गया कि अब यह तुम्हारे लिए नहीं है, अब यह तुम्हारे लिए नहीं है। यह कविता उनके लिए प्रेरणा है कि सब कुछ हमारे लिए है, बस हमको चलना आना चाहिए, हमारे भीतर वो स्वाभिमान होना चाहिए और वह आत्मबल कि हम हर चीज़ अर्जित कर लेंगे। इस कविता का एक बड़ा संदर्भ यह बनता है। शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक संघर्षशील मनुष्य के लिए लगातार प्रेरणा देने का काम करती है कविता। इसका एक संदर्भ है, वृक्ष हों भले खरे, हों घने हों बड़े। इस वाक्यांश का क्या विशेष? मैं बल्कि डॉक्टर साहब थोड़ी सी छूट लेते हुए मैं एक बार पूरी कविता का जो भाव जगत है उसे स्पष्ट करना चाहूँगा कि मूलतः इस कविता का जो भाव जगत है वो है क्या। जो कविता, यदि आप शिल्प की दृष्टि से भी इस कविता को देखें, ये कविता संबोधन की तरह से है। अग्निपथ 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 संबोधन चिन्ह के साथ है, यानी कि यह कविता लगातार जो है वह बात करती है अपने पाठक से, अपने श्रोता से बात करती है और उस बातचीत के क्रम में बहुत सारी बातें स्पष्ट होकर के आती हैं। कवि शुरू करता है अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, स्पष्ट नहीं होता है कि आखिर यह है क्या चीज़, लेकिन जैसे ही हम दूसरी पंक्ति में जाते हैं, वृक्ष हों भले खड़े, हों घने हों बड़े, एक पत्र छाह भी मांग मत मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। पाठक के सामने एक दृश्य स्पष्ट होता है, उसे लगता है कि नहीं, यह कविता कुछ जीवन के बारे में बात कर रही है, जीवन के संघर्षों के बारे में बात कर रही है। और जैसे ही उसकी समझ में ये बात आती है वैसे ही उसको ये दिखाई देता है कि वृक्ष हों भले खड़े, हों घने हों बड़े, यानी कि हो सकता है कि आपको सहारा देने वाले बहुत सारे लोग हैं, हो सकता है कि आपको आश्रय देने वाले बहुत सारे लोग हैं, हो सकता है कि आपको उठाकर हाथ पर किसी सफलता तक पहुंचाने वाले लोग हों, हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही कोई आए और कहे कि लो ये मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं। ये सब कुछ हो तब भी उसको अस्वीकार कर देना पथिक, वह तुम्हारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि वह सब कुछ उधार का होगा, उसमें तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा। चाहे वो कितना भी कोई प्रिय हो, उसका यह उपकार तुम कभी मत लेना। एक पत्र छाह भी मांग मत मांग मत मांग मत। घने वृक्ष की छाह तो बड़ी बात है, किसी एक पत्ते के बराबर की छाह की भी तुम किसी से मांग मत करना। अगर कभी अर्जित करना तो खुद अर्जित करना। वो छाह भी तुम्हारी अपनी निर्मित होनी चाहिए, अपनी सृजित होनी चाहिए, न कि किसी के द्वारा भेंट में दी हुई होनी चाहिए। यानी कि मनुष्य का यह उदात्त रूप कि जो तुमको मनुष्य जीवन मिला है, याद कर सकते हैं, मैथिली शरण गुप्त की एक कविता है, प्रभु ने तुमको करदान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए, तुम प्राप्त करो उनको न हो। वो मैथिली शरण गुप्त भी कहते हैं कि नर हो न निराश करो मन को। मैथिली शरण गुप्त भी ऐसे ही कहते हैं कि सब कुछ प्रभु ने तुम्हारे सामने कर दिया है, सृष्टि का निर्माण कर दिया, सारी चीजें चारों तरफ हैं, अब तुमको अर्जित करना है। ईश्वर तुम्हारे मुंह में लाकर कौर नहीं रखेंगे, तुमको खेत में जाना पड़ेगा, फसल उगानी पड़ेगी, फसल काट के घर लानी पड़े, मतलब फसल काटनी होगी, खलिहान से अनाज घर लाना होगा, और फिर उस पूरी प्रक्रिया से जब भोजन पकेगा उसको उठा के हाथ से खाना भी पड़ेगा। एक तरह से अपने पूर्वज कवि मैथिली शरण गुप्त की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मनुष्य जीवन को और उज्जवल बनाने की दिशा में हरिवंश राय बच्चन अपनी इस कविता में आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि इसको अग्निपथ की तरह देखो, और ऐसे अग्निपथ की तरह देखो जीवन को जहां पर कोई समानांतर दूसरा रास्ता नहीं है, कोई सर्विस रोड नहीं है जहां पर आप मुख्य सड़क छोड़कर निकल जाएंगे।
एक ही सड़क है, एक ही मार्ग है। जो जीवन मार्ग है वह किसी अग्निपथ के समान है और इस पर आपको खुद ही चलना होगा, खुद ही बढ़ना होगा और किसी न तो सहारे की आवश्यकता महसूस करनी होगी और न किसी सहारे को ग्रहण भी करना होगा। एक बड़ा उद्देश्य करके जाते हैं। इसका जो दूसरा खंड शुरू होता है कि तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। एक तरह से आप देखें कि हम लोग समय समय पर कई तरह के शपथ लेते रहते हैं राजेश जी जीवन में कि अब मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा। यह एक बड़े महत्व के लिए, बल्कि यह किसी एक मनुष्य का भी मामला नहीं है। ये अपने हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों जो लोग भी पढ़ सकें, समझ सकें, उन सबसे संबोधित हैं बच्चन। एक तरह से पूरी मनुष्यता से संबोधित हैं बच्चन कि यह जो मनुष्य का जीवन मिला है और उसके साथ थकना तो मनुष्य का एक सामान्य स्वभाव है। अक्सर हम लोग थक जाते हैं, कई बार तो बिना कारण थक जाते हैं। बच्चन ये कहना चाहते हैं कि यह जो जीवन तुमको मिला है मनुष्य का, और जाहिर है कि एक उम्र आपने प्राप्त कर ली है जहाँ से आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने जीवन के तमाम निर्णय ले सकते हैं। इस स्थिति में पहुँचने के बाद यह जरूरी है कि आप यह तय करें कि किसी भी काम को करते हुए कम से कम जीवन का जो भी आपने लक्ष्य निर्मित किया है, मनुष्यता के कल्याण के लिए जो आपने लक्ष्य निर्मित किया है, समाज के उत्थान के लिए जो आपने लक्ष्य निर्मित किया है, उस लक्ष्य को पाने के लिए, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो भी श्रम करना है आप करेंगे और इस पूरी प्रक्रिया में, इस पूरी यात्रा में आप थकान की कोई शिकायत नहीं करेंगे और न ही थकेंगे। इसका ये कतई मतलब मत समझिए कि यह एक ऐसी बात कह रहे हैं जो मनुष्य के लिए संभव नहीं है। यह मनुष्य के लिए ही संभव है। मनुष्य यदि ठान ले, मनुष्य यदि तय कर ले कि उसे कुछ हासिल करना है तो कोई रोक नहीं सकता है उसे। और कविता करती क्या है? कविता की भूमिका यही होती है कि यदि आपने कोई चीज़ तय की है तो कविता आपके लिए प्रेरणा का काम कर सके, आपके लिए ताकत का काम कर सके, आपके लिए मार्गदर्शक का काम कर सके, दृष्टि का काम कर सके। यह कविता उन तमाम यात्रियों के लिए एक दृष्टि का काम करती है, प्रेरणा का काम करती है, जिन्होंने मनुष्यता के कल्याण का कोई बड़ा लक्ष्य सुनिश्चित किया है और उस ओर बढ़ रहे हैं। और उस बढ़ने की प्रक्रिया में यदि कहीं लगता है कि वो थक जाएंगे तो कविता कहती है कि तुम्हें थकना नहीं है, तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें लगातार चलते जाना है, तू न मुड़ेगा कभी। कई बार लक्ष्य में आगे बढ़ते हुए कुछ चीज़ें रोकती हैं, टोकती हैं, मुड़ मुड़ कर लोग देखते हैं कि पीछे क्या क्या छूट रहा है। लेकिन लक्ष्य यदि बड़ा है, यदि इतना बड़ा है कि आप देश, समाज और मनुष्यता के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो पीछे मुड़कर देखना घातक हो सकता है। याद कीजिए कि यदि हमारे आज़ादी के सिपाही जो थे, तमाम जो लोग शहीद हुए स्वतंत्रता संग्राम में, उन लोगों ने पीछे मुड़ मुड़ कर देखा होता तो आज जिस स्वर्णिम आज़ादी के साथ हम इस महान देश में रहते हैं, शायद वो हमसे दूर होती। डॉक्टर साहब, अब मैं इस कविता के तीसरे पद पे आपसे बातचीत करने का अनुरोध करूंगा। बिल्कुल, मैं उसी क्रम में आ रहा हूँ। इसी क्रम में जब बच्चन आगे बढ़ते हैं तो ये कहना चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें हैं, आगे बढ़ रहे हैं और कहते हैं कि इसलिए आपको खुद से शपथ लेनी होगी, खुद से प्रतिज्ञा लेनी होगी कि आप इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे। और फिर कहते हैं कि यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है। कह रहे हैं कि सृष्टि में इससे बड़ा और सुंदर कोई दृश्य नहीं है कि मनुष्यों का समूह है और वो लगातार चल रहा है, वो थका हारा नहीं है, वो बैठा नहीं है। अगर बैठा भी है तो किसी अगली योजना के लिए बैठा हुआ है, उस चलने में उसका बैठना शामिल है, वो योजना बना रहा है। प्रेमचंद का सूरदास कहता है ना कि थोड़ा सुस्ता लें फिर लड़ेंगे, यानी कि उस सुस्ताने में चलना शामिल है। यानी मनुष्यता के लिहाज से देखेंगे तो आगे जब कहते हैं कि यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, तो इसको एक बड़े दृश्य की तरह, इससे सुंदर कोई और दृश्य हो ही नहीं सकता कि मनुष्य कर्मरत है, मनुष्य कर्म में संलग्न है। और जो 3 पद इस्तेमाल करते हैं वो अश्रु, स्वेद, रक्त से लथपथ, यही तो है मनुष्य का जीवन। आंसू हैं, पसीना है, रक्त है।
वह मनुष्य का मुकम्मल जीवन नहीं हो सकता कि जहाँ पर रक्त तो है, रक्त के बिना तो हो नहीं सकता, और सिर्फ रक्त ही रक्त हो तो जीवन नहीं बनता। वहाँ आंसू के लिए भी जगह होनी चाहिए, और पसीना न हो तो मनुष्य होना व्यर्थ है, श्रम नहीं हो तो मनुष्य होना व्यर्थ है। एक तरह से मनुष्य के मुकम्मल होने के लिए ये 3 पद, अश्रु, स्वेद, रक्त, आंसू, पसीना और रक्त, ये 3 चीज़ मिल करके मनुष्य को मुकम्मल बनाते हैं, उसकी योजनाओं को मुकम्मल बनाते हैं, बशर्ते कि हम इन तीनों का जो सामंजस्य है हम उसे समझ लें, हम उसे जान लें कि किस तरह ये तीनों जब आते हैं तो जीवन अचानक खिल उठता है, बन जाता है। और जो लोग इसको जान जाते हैं वे ये जानते हैं कि जीवन अग्निपथ है, लेकिन इस अग्निपथ पर चला जा सकता है। शुक्रिया डॉक्टर साहब। इस पूरी कविता की बेहतरीन व्याख्या के बाद इस कविता का क्या संदेश छात्रों के लिए उपयोगी है, उसके बारे में थोड़ा संक्षेप में बताएं। संदेश वही है जो मैं भावार्थ के समय में इस कविता के भाव जगत पर बात करते हुए कह रहा था। संदेश यह है कि अभी जो विद्यार्थी इसे पढ़ रहे हैं वे बनने की प्रक्रिया में हैं, युवतर हैं, उन्हें ही आने वाले समय का, समाज का निर्माण करना है। आने वाला समय और समाज उन्हीं से परिभाषित होगा, उन्हीं के सपनों से परिभाषित होगा। यदि वे लोग यह मान लें कि जीवन अग्निपथ है, लेकिन इस पर सरपट दौड़ा जा सकता है और योजनाबद्ध ढंग से दौड़ा जा सकता है, तो सब कुछ आसान हो जाएगा। और एक तरह से यह कविता नए बच्चों में, जो युवा पीढ़ी आ रही है, जो कल भविष्य बनेगी, उनके भीतर सपना भरती है, अच्छे समाज का, अच्छे जीवन का, अच्छे मनुष्य बनने का। डॉक्टर साहब, आपने इस कविता की बेहतरीन व्याख्या की और मुझे विश्वास है कि छात्रों के लिए उनके जीवन संघर्ष को सफल बनाने के लिए यह कविता बहुत मददगार साबित होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी धन्यवाद। साथियों, अभी डॉक्टर जितेंद्र श्रीवास्तव ने हरिवंश राय बच्चन और उनकी कविता अग्निपथ से जुड़े जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला है, वह हमारे विद्यार्थियों के लिए न केवल ज्ञानवर्धक और उपयोगी है, बल्कि कविता संबंधी उनकी समझ को नए आयाम और विस्तार प्रदान करता है। फिर भी आप लोगों के मन में कोई प्रश्न और जिज्ञासा हो तो आप अपने साथियों और अध्यापकों से चर्चा करें। हमें भी पत्र लिखें। हमारा पता है संयुक्त निदेशक CIET, चाचा नेहरू भवन, NCERT, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली। पिन कोड है 110016। साथियों, अब हमारा कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। अगले कार्यक्रम में हम एक अन्य कवि और उनकी कविता के साथ फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।